नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जड़धारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड वन दरोगा एग्जाम के लिए हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक वाइज MCQ, जिसमें हमने पिछले दो पार्ट, क्योंकि वन दरोगा एग्जाम के लिए अब तक आपके लिए दो पार्ट हम ला चुके हैं, जिसमें हमने फर्स्ट यूनिट है जो आपके सिलेबस में फूड वाली, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की थी। आज हम यहाँ पे सेकेंड यूनिट जो कि टॉपिक है मैटर, नेचर एंड बिहेवियर, तो ये टॉपिक आज हम कवर करेंगे और इससे संबंधित यहाँ पे लगभग 3 या 4 पार्ट आएंगे। ठीक है, तो आज इसका पहला पार्ट है इस टॉपिक का। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। और साथ ही साथ आपको बता दें, यदि आपको वन दरोगा एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो वन दरोगा एग्जाम हेतु आपके लिए बनाए गए हैं 12 मॉडल पेपर प्लस 5 प्रीवियस ईयर पेपर, जो कि पिछला एग्जाम हुआ था 2021 में वन दरोगा का, तो उसके 5 पेपर किस प्रकार के वहां पे क्वेश्चन पूछे गए थे तो इसी में सम्मिलित किए गए हैं। यानी टोटल 17 पेपर आपके लिए यहाँ पे बनाए गए हैं, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ क्या होता है? ठीक है, व्हाट इज ड्राई आइस। अब यहाँ पे देखो, दोनों माध्यमों में इंग्लिश और हिंदी में आपके लिए क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो ड्राई आइस यानी शुष्क बर्फ है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई CO2। ड्राई CO2 को क्या कहा जाता है? शुष्क बर्फ या ठोस जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे ड्राई CO2 या शुष्क बर्फ कहा जाता है। और शुष्क बर्फ में एक प्रोसेस देखने को मिलती है सब्लिमेशन, यानी ऊर्ध्वपतन की। सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपतन इसको हिंदी में कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि जो ये ड्राई CO2 ये डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैस में। ठीक है, सॉलिड से गैस में ये डायरेक्ट क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। और इस प्रक्रिया को कहते हैं सब्लिमेशन। जैसे ये सब्लिमेशन की प्रक्रिया कपूर में देखने को मिलती है। कपूर की जो गोली होती है उसको आप देखते होंगे कि उसको आप वो सॉलिड रहती है और धीरे धीरे उसका वेट कम होता रहता है, वो छोटी होती रहती है, क्योंकि वो सीधे सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होती है। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है सब्लिमेशन, जो कि ड्राई CO2 यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड में भी देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। निम्नलिखित में कोलाइड कौन है? देखो, कोलाइड क्या होता है? कोलाइड एक सॉल्यूशन होता है और ये एक प्रकार का हेट्रोजीनियस असमांगी मिश्रण होता है। हेट्रोजीनियस मिक्सर या हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन आप इसको कह सकते हैं। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा कोलाइड है। चोकर का, वियर, नमक का विलियन, हवा या बादल। सही आंसर हो जाएगा बादल। एक प्रकार का क्या है? कोलाइड है। और बादल किस प्रकार का कोलाइड है ये भी आपको नोट करना है, यह है एरोसोल। बादल किस प्रकार का कोलाइड है? तो एरोसोल। एरोसोल एक कोलाइड विलियन का क्या है? प्रकार है एरोसोल, जिसमें बादल आता है। और इसमें और कौन कौन से आते हैं? जैसे फॉग हो गया, क्लाउड हो गया यानी कोहरा, स्मोक हो गया धुआं। तो ये सभी एरोसोल में आते हैं। और एरोसोल जो कि कोलाइड विलन का एक प्रकार है और इसके एग्जांपल है बादल, फॉग और स्मोक। तो इसमें कोलाइड विलन कौन सा है? तो वो है बादल। क्वेश्चन नंबर 3 है, वायु का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक। यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक हुई, इसको इंग्लिश में आप समझ सकते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड एज द एयर प्रेशर डिक्रीज, यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, लिक्विड के क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट में क्या प्रभाव पड़ेगा यदि एयर प्रेशर डिक्रीज यानी वायु का दाब घटता है। यानी वायु दाब अगर घटता है तो द्रव का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? घटेगा, बढ़ेगा, स्थिर रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो वायु दाब अगर घटता है तो द्रव का बॉइलिंग पॉइंट भी घट जाता है। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अब देखो एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, ये एक लिक्विड है इसमें, ठीक है, और इस लिक्विड में इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं? वायु दाब बढ़ाते हैं। तो वायु दाब बढ़ाने पर इसके जो पार्टिकल्स हैं वो और क्लोज आ जाएंगे। और जब ये ज्यादा क्लोज आ जाएंगे तो उनको दूर करने के लिए, क्योंकि जब हम बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाएंगे तो पार्टिकल क्या होंगे? दूर हो जाएंगे। द्रव गैस फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो पार्टिकल दूर दूर चले जाएंगे। लेकिन हमने वायु दाब बढ़ा दिया है तो इसके पार्टिकल नजदीक नजदीक आ चुके हैं। अब हमें यहाँ पे इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो और ज्यादा करना पड़ेगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा, तब जाके इसके जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर जाएंगे और ये द्रव से गैस फॉर्म में कन्वर्ट होगा। यानी कि वायु दाब अगर घटता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम करना पड़ता है, बॉइलिंग पॉइंट भी घट जाता है। और वायु दाब अगर हम बढ़ाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट भी
अधिक होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है। गैस, अगर गैस लिक्विड में परिवर्तित होता है तो इसे कहते हैं संघनन। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर, यानी कंडेंसेशन। गैस से लिक्विड क्या होता है? संघनन कहलाता है। अब यहाँ पे इससे संबंधित यहाँ मैं एक महत्वपूर्ण फैक्ट आपको बता रहा हूं। ये यहाँ पे क्या है? लिक्विड है। ये एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। ये लिक्विड है, ये है सॉलिड और ये है गैस। अब देखो, सॉलिड से लिक्विड तो इसे कहते हैं फ्यूजन। जब सॉलिड से लिक्विड में बदलता है तो उसे कहा जाता है संगलन या फ्यूजन। लिक्विड से गैस में तो इसे कहा जाता है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण, इवोपरेशन, ठीक है, लिक्विड से गैस में। और जब यहां पे सॉलिड से डायरेक्ट ये गैस में बदलता है तो इसे कहा जाता है सब्लिमेशन, यानी ऊर्ध्वपतन। हिंदी में इसे ऊर्ध्वपतन कहा जाता है। तो यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड फ्यूजन, लिक्विड से गैस वाष्पीकरण और सॉलिड से गैस सब्लिमेशन। ये मैंने आपको फेज यानी अवस्थाएं बता दी है यहाँ पे द्रव की, ठीक है, कि किस प्रकार से ये आपस में कैसे बदलते हैं, सॉलिड से गैस, लिक्विड गैस या सॉलिड टू गैस। तो सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है कहलाता है। यानी सॉलिड जो होता है वो लिक्विड में परिवर्तित होता है तो उस ताप को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं द्रवणांक, यानी मेल्टिंग पॉइंट। जैसे जो आइस होती है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड ये क्या है? आइस का द्रवणांक यानी मेल्टिंग पॉइंट है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, तत्व क्या है यानी एलिमेंट क्या है? एक सरलतम पदार्थ है, समान परमाणु से निर्मित है। ए और बी दोनों सही है या ए और बी दोनों गलत हैं? तो देखो, एलिमेंट क्या है? सरलतम पदार्थ भी है और साथ साथ ये समान परमाणु से निर्मित होता है। तो ए और बी दोनों सही हो जाएगा। जैसे एक एलिमेंट का एग्जांपल है ऑक्सीजन, O2, ठीक है, H2, ये क्या है? एलिमेंट्स हैं। तो देखो यहाँ पे समान परमाणु से बने हुए हैं, H और H, फिर बना है H2, O और O, 2 परमाणु है, फिर ये बन के क्या बना है? एक एलिमेंट बना है ऑक्सीजन, ठीक है, O2। तो सरलतम पदार्थ भी है और समान परमाणु से निर्मित होते हैं। तो सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में तत्व कौन सा है? एलिमेंट आपको बताना है। तो एलिमेंट क्या होते हैं? सरलतम पदार्थ और समान परमाणु से निर्मित होते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन है नमक। नमक क्या होता है? NaCl। एलिमेंट हमेशा समान परमाणु से निर्मित होते हैं और जो ये नमक है ये सोडियम और क्लोरीन से निर्मित है, यानी ये समान परमाणु से निर्मित नहीं है। नमक तत्व नहीं है, यानी एलिमेंट नहीं है। हवा भी विभिन्न प्रकार की हवाओं का मिश्रण होता है, उसमें ऑक्सीजन होती है, आर्गन, नाइट्रोजन, बहुत सारी एयर का वो मिक्सर होता है। सोना और चीनी, ठीक है, सोना जो होता है इसको, जो सोना है गोल्ड है, इसका जो ये होता है प्रतीक चिन्ह होता है ए होता है। और चीनी का फॉर्मूला होता है C12H22O11, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ देख सकते हैं चीनी भी एक एलिमेंट नहीं है, ये विभिन्न प्रकार के परमाणु से निर्मित है। तो यहाँ पे सोना हो जाएगा सही आंसर, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। 2 या 2 से अधिक घुलनशील द्रवों जिनके क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम होता है के मिश्रण को पृथक किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये सारे जो क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी सिलेबस है जो आपका 15 का, उसी पर ये बेस्ड है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन, प्रभाजी आसवन द्वारा। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, 2 या 2 से अधिक घुलनशील द्रव जिनके जो क्वथनांक यानी जिनका बॉइलिंग पॉइंट का अंतर 25 केल्विन से कम हो जाता है, तो उनके मिक्सर को अगर हमें सेपरेट करना है तो हम किस विधि का प्रयोग करेंगे? प्रभाजी आसवन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रयोग हम इस प्रकार के जो ये मिक्सर है उसको सेपरेट करने में प्रयोग करेंगे। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, वायु के घटक गैसों को पृथक करने के लिए द्रवित वायु का क्या करते हैं? जैसे जो वायु होती है उसमें बहुत सारे गैसीय घटक होते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन,
इनको अगर हमें इस वायु से पृथक करना है तो हम किस मेथड का प्रयोग करेंगे? हम करेंगे प्रभाजी आसवन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जो कि ये ऊपर है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे प्रभाजी आसवन द्वारा कौन से मिक्सर को पृथक किया जाता है ये बताया था। और अगर क्वेश्चन ये आता है कि वायु के घटक गैसों को पृथक करना है तो उसके लिए भी किस मेथड का प्रयोग किया जाता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यानी प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में कौन ऊर्ध्वपतित नहीं हो सकता है? ऊर्ध्वपतन किस में होता है? जो सीधे डायरेक्ट सॉलिड से गैस में बदल जाता है, जैसे कपूर हो गया, ठीक है, और ड्राई CO2 हो गया। तो यहाँ पे बताना है कि ऊर्ध्वपतित कौन सा नहीं हो सकता है। 10 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे गंधक। नौसादर हो गया, ये भी क्या, उसमें भी क्या पाया जाता है? सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपतन इसमें होता है। नौसादर, इसको NH4Cl कहते हैं, ठीक है, NH4Cl, यह है नौसादर अमोनियम क्लोराइड, इसमें भी ऊर्ध्वपतन होता है। आयोडीन, नमक में जो आयोडीन पाया जाता है उसमें भी ऊर्ध्वपतन होता है, ये भी डायरेक्ट सॉलिड से गैस में बदल जाता है। और कपूर भी डायरेक्ट सॉलिड से गैस में बदल जाता है। तो यहाँ पे गंधक हो जाएगा सही आंसर, यानी सल्फर। सल्फर में ऊर्ध्वपतन नहीं होता है, सब्लिमेशन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, पदार्थ के कणों को एक साथ बांधकर रखने वाला बल कहलाता है। तो पदार्थ के कणों को एक साथ बांधकर रखने वाला बल कहलाता है अंतराणुक बल। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में कौन चतुष्परमाणुक अणु है? चतुष्परमाणुक अणु जिसमें 4 परमाणु हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है तो ये द्विपरमाणुक है, O, ये द्विपरमाणुक है। O3 ये ओजोन है, ठीक है, O3 को ओजोन कहा जाता है, तो ये है त्रिपरमाणुक। NO2 भी यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और 1 नाइट्रोजन है, 3 इसमें परमाणु है। SO3 देखो आप, जो SO3 है इसमें एक सल्फर है और 3 ऑक्सीजन है, यानी 4 इसमें परमाणु है, तो ये हो जाएगा चतुष्परमाणुक अणु, ठीक है। टेट्रा एटोमिक मोलिक्यूल्स कौन है? इसमें SO3 है, डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको मॉडल पेपर में भी मिलेंगे, जिससे आप अपनी अच्छी प्रैक्टिस यहाँ पे कर सकते हैं। तो अगर आपको वनरो एग्जाम के लिए 12 मॉडल पेपर प्लस 5 प्रीवियस ईयर पेपर जो कि 2021 में एग्जाम होता है वनरो का, अगर ये टोटल 17 पेपर चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और इन 17 मॉडल पेपर को दोस्तों प्रत्येक वीक आप यहाँ पे क्या कीजिए, एक पेपर या वीक में 2 पेपर आप जरूर सॉल्व करें, ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो जाए वनरो का एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, यहाँ पे किसी पदार्थ के अणु में विद्यमान परमाणुओं की संख्या कहलाती है। तो पदार्थ के अणु में विद्यमान परमाणु की संख्या कहलाती है परमाणुकता, एटोमिसिटी। क्वेश्चन नंबर 14, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 के अणु में कितने परमाणु हैं? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, एक कैल्शियम हो गया, एक कार्बन हो गया और 3 अणु हैं, 3 परमाणु हैं किसके? ऑक्सीजन, ठीक है। तो कुल कितने हैं? 5, सी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, रदरफोर्ड ने अपने परिकीर्णन प्रयोग से क्या खोजा था? तो रदरफोर्ड का जो परिकीर्णन प्रयोग है उसमें इसने खोजा था स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से नाभिक, न्यूक्लियस की खोज किसने की? तो वो की थी रदरफोर्ड ने। 15 का हो जाएगा सी ऑप्शन। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो ये गोल्डस्टीन ने की। गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की और नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने, ये आपको ध्यान रखना है। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो वो की थी चैडविक ने। ये क्वेश्चन दोस्तों एक बार पिछली बार ये एग्जाम में आ चुका है, इलेक्ट्रॉन वाला, जो मैंने आपको एक पेपर सॉल्व भी कराया था, उसमें ये पूछा गया था कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो वो था थॉमसन, क्योंकि ये सिलेबस में है आपके, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन इस प्रकार से आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जो हम यहाँ पे आपको इस सीरीज के माध्यम से टॉपिक वाइज करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, इनमें से कौन उपधातु है? तो 16 का हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर जर्मेनियम, ठीक है। जर्मेनियम यहाँ पे क्या है? उपधातु है। 16 का हो जाएगा डी ऑप्शन। अगर उपधातु की बात करें तो आपका जो पीरियोडिक टेबल है उसमें एक अलग वहां पे साफ साफ अलग से उनको रखा गया है, उपधातुओं को एक क्रम बनाया गया है उनका, और उसमें आते हैं बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलेनियम, ये सभी आपके उपधातु हैं। सारे के सारे उपधातु दोस्तों आपको याद करने हैं। लगभग 7 ये उपधातु हैं पीरियोडिक टेबल में, जिनमें
धातुओं के और अधातुओं के दोनों के गुण इनमें पाए जाते हैं, तो इसमें जर्मेनियम हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, बर्फ जल के ऊपर तैरता है। आपने देखो जो बर्फ होती है, बर्फ क्या है, सॉलिड है, और जल क्या है, लिक्विड, लेकिन बर्फ फिर भी जल के ऊपर तैरता है, डूबता नहीं है, क्योंकि इसका एक कारण है। सही आंसर हो जाएगा, बर्फ का जो घनत्व होता है जल के घनत्व से कम होता है, यानी बर्फ कम घनी होती है, जल अधिक घना होता है, तो इसलिए बर्फ उसके ऊपर तैरता है। ए ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, स्पंज है, तो स्पंज क्या होते हैं, ठोस होते हैं, लेकिन स्पंज में ठोस की एक जो गुण होता है ठोस का वो नहीं पाया जाता है, वो है कॉम्प्रेसिबिलिटी, यानी संपीडता। संपीडता, जो ठोस होते हैं उनमें संपीडता नहीं पाई जाती है, वो कॉम्प्रेसिबिलिटी नहीं पाई जाती है, ठीक है। जबकि जो स्पंज होते हैं वो मुलायम होते हैं, ठीक है, उनमें संपीडता पाई जाती है, उनको आप दबा सकते हैं क्योंकि उसके अंदर एयर पाई जाती है। बाकी स्पंज भी ठोस ही है, लेकिन ये वाला जो ठोस का गुण है ये स्पंज में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, गैस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है, तो गैस के कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है वो कम होता है, किसके मुकाबले, सॉलिड और लिक्विड के मुकाबले। अगर हम आकर्षण बल की बात करें, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन पार्टिकल, तो सबसे ज्यादा किन के पार्टिकल में होता है अट्रैक्शन फोर्स, ठोस के यानी सॉलिड के पार्टिकल में, उसके बाद लिक्विड और उसके बाद गैस। गैस के जो पार्टिकल होते हैं वो इस प्रकार से दूर दूर होते हैं, दूर दूर, ठीक है। फिर ये लिक्विड के पार्टिकल हैं और ये सॉलिड के पार्टिकल तो खैर ऐसे दिखते भी नहीं है, बहुत ही क्लोज होते हैं। ये सॉलिड है, ये लिक्विड और ये गैस के पार्टिकल हैं। गैस के पार्टिकल दूर दूर हैं तो इसलिए इनमें आकर्षण बल कम होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन है, फिजिकल चेंज इसमें कौन सा है, पेड़ काटना, लकड़ी जलाना, लोहे में जंग लगना या नमक को जल में घोलना। अब देखो फिजिकल चेंज क्या होता है, रिवर्सिबल होते हैं, और जो केमिकल चेंज होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं, ठीक है, इरिवर्सिबल। अब यहाँ पे देखो पेड़ काटना, अगर आप किसी पेड़ को काटते हो तो क्या इसकी फेस से इसकी अवस्था बदल जाती है, नहीं। अगर आप पेड़ की एक टहनी काटते हो, ठीक है, तो वो पेड़ ही रहता है, या आप पेड़ को आधा काटते हो तो पेड़ का पेड़ ही रहता है, वो बदलता नहीं है। लकड़ी जलाना, लकड़ी जलाते हो तो वो किसमें बदल जाती है, राख में बदल जाती है, फिर राख को आप लकड़ी नहीं बना सकते हैं, तो ये एक केमिकल प्रोसेस है, केमिकल रिएक्शन है। लोहे में जंग लगना, तो लोहे में जंग लगना भी एक यहाँ पे एक रासायनिक अभिक्रिया होती है, और यहाँ पे एक केमिकल परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। और नमक को जल में घोलना, अगर आप नमक को जल में घोलते हैं तो वो पूर्ण रूप से घुल जाता है, फिर आप नमक को वापस नहीं निकाल सकते हैं, तो ये भी एक क्या है, रासायनिक परिवर्तन। तो इनमें भौतिक परिवर्तन कौन सा है, तो वो है पेड़ काटना। क्वेश्चन नंबर 21, द्रव धातु और द्रव अधातु के युग में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं यहाँ पे आपको एक लिक्विड मेटल और लिक्विड नॉन मेटल का उदाहरण बता रहा हूं, और इसका सही आंसर है सी ऑप्शन। जो द्रव धातु है, लिक्विड मेटल का उदाहरण है पारा यानी मरकरी, और लिक्विड अधातु का उदाहरण है ब्रोमीन। तो दोनों आपको दोस्तों इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, दोनों आपको नोट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में कौन टिंडल प्रभाव को दर्शाता है, तो टिंडल प्रभाव यहाँ पे दर्शाता है स्टार्च का घोल, क्योंकि जो स्टार्च का घोल है ये क्या है, कोलाइड विलयन है, ठीक है, और कोलाइड विलयन ये टिंडल प्रभाव को दर्शाता है। बाकी नमक का घोल ये प्योर सॉल्यूशन है, प्योर सॉल्यूशन है नमक का घोल, इसलिए टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता, और ये एक होमोजीनियस सॉल्यूशन है, होमोजीनियस मिक्सर। जबकि जो स्टार्च का घोल एक हेट्रोजीनियस मिक्सर है, और ये कोलाइड सॉल्यूशन के अंतर्गत आता है, तो इसलिए ये टिंडल प्रभाव को दर्शाता है। तूतिया का घोल ये क्या है, तूतिया या नीला थोता इसको कहा जाता है, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट को नीला थोता या तूतिया कहा जाता है। तो दोनों शब्द जो इसके लिए प्रयोग होते हैं वो आपको नोट करने हैं। और पारा, ठीक है, तो ये कोई भी टिंडल प्रभाव नहीं दिखाते हैं, केवल स्टार्च का घोल, क्योंकि एक हेट्रोजीनियस मिक्सर है, एक कोलाइड सॉल्यूशन है, इसलिए टिंडल प्रभाव दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में तत्व कौन सा है, एलिमेंट आपको बताना है, तो यहाँ पे सिलिकॉन हो जाएगा सही आंसर, 23 का ए, सिलिकॉन ये एक एलिमेंट है। मिट्टी, चीनी का घोल, चूना पत्थर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, और ये एक से अधिक परमाणु से मिलकर बना है, तो ये तत्व नहीं है। तत्व क्या होते हैं, जो समान परमाणु से मिलकर बना होता है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है,
तो लोहे में जंग लगना एक प्रकार का केमिकल चेंज है, रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पचना, भोजन के पचने में बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती है भोजन के पचने के दौरान, तो ये भी एक रासायनिक प्रक्रिया है। पौधे के विकास में भी विभिन्न प्रकार की रासायनिक प्रोसेस होती है, तो ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। लोहे को छीलना और बालू का मिश्रण बनाना, ये रासायनिक परिवर्तन नहीं बल्कि भौतिक परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 25, जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के भार का अनुपात होता है। तो जल का जो एक अणु होता है H2O, इसमें आपको बताना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भार का अनुपात। तो देखो टोटल भार है इसका H2O का जो एक मोलिक्यूल होता है 18 ग्राम, ठीक है, 18 म्यू। इसको आप इस प्रकार से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। अब इसका जो देखो हाइड्रोजन का भार होता है एक जो इसका एटम होता है उसका होता है, उसका मानते हैं 1, तो 2 हाइड्रोजन है तो +1 और प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, यानी हाइड्रोजन 2 प्लस ऑक्सीजन 16, तब हो रहा है 18। अब यहाँ पे अगर हम अनुपात निकालें तो ये निकल रहा है, ये 2 + 16 ना, तो ये है 1:8 निकल जाएगा। तो कुल मिला के बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 26, कौन सा तत्व मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है। तो देखो आर्गन को आप अकेला देखते होंगे मुक्त में, बाकी हाइड्रोजन को अकेला नहीं दे सकती है, मुक्त में नहीं पाया जाता है। इसको स्टेबल करने के लिए ये दूसरे हाइड्रोजन से क्या करता है, रिएक्शन कर देता है या अपने इलेक्ट्रॉन साझा कर देता है और फिर H2 के फॉर्म में पाया जाता है। ऑक्सीजन भी O2 के फॉर्म में पाया जाता है। क्लोरीन भी मुक्त परमाणु के रूप में नहीं बल्कि ये अणु के रूप में पाया जाता है। हाइड्रोजन भी अणु के रूप में पाया जाता है और ऑक्सीजन भी अणु के रूप में पाया जाता है। मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है केवल आर्गन। तो सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 27, 0.5 मोल H2O का द्रव्यमान क्या होगा। देखो 1 मोल H2O का जो मास है, द्रव्यमान है, वो है 18 ग्राम। तो 0.5 मोल H2O क्या होगा, इसका आधा होगा, तो ये हो जाएगा 9 ग्राम, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा 27 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूनों में कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा 3:8 रहता है, यह किस नियम के अनुकूल है। तो अनुपात स्थिर है, यानी यह है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है कि किसी रासायनिक यौगिक में तत्वों के भारों का सदैव निश्चित अनुपात होता है। जैसे फॉर एग्जांपल H2O में, H2O में अभी मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो है 1:8 जो भार है, ठीक है, जो द्रव्यमान है। हाइड्रोजन का जो भार है वो 1 है और ऑक्सीजन का जो भार है वो 8 है। तो 1:8 ये क्या है, इनका अनुपात है, इनके भार का अनुपात। तो H2O के मोलिक्यूल्स कहीं भी पाए जाएं, किसी भी अवस्था में पाए जाएं, तो हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो भार का अनुपात रहेगा H2O मोलिक्यूल्स में वो सदैव 1:8 रहेगा, यानी स्थिर अनुपात का नियम इसी को कहा जाता है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में कौन कोलाइड नहीं है। तो कोलाइड विलयन कौन नहीं है, यहाँ पे ये आपको बताना है। तो नदी का जल यहाँ पे कोलाइड नहीं है, क्योंकि नदी का जो जल है वो तो क्या है, वो सैलून है, वो जल है। जल में अगर जल ही डालें तो वो किसी प्रकार का भी कोलाइड नहीं बनेगा, वो एक सॉल्यूशन ही है, सॉल्वेंट ही है जल, क्योंकि वो प्योर है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। कोलाइड क्या होते हैं, कोलाइड होता मिक्सर है, ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सर होते हैं और इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स नेकेड आइज से हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन टिंडल प्रभाव ये दिखाता है कि और इसको सेपरेट किया जा सकता है भिन्न भिन्न विधियों से। वो आप आपके सिलेबस में एनसीईआरटी बुक में पूरी डिटेल्स में दे रखा है कि कोलाइड विलयन क्या है, इसको कैसे सेपरेट करना है और इसके प्रकार कौन कौन से हैं। तो दूध, ये एक कोलाइड विलयन का इमल्सन जो टाइप होता है वो है दूध। धुआं क्या है, एरोसोल है। स्याही भी एक प्रकार क्या है, कोलाइड विलयन है। तो नदी का जल यहाँ पे कोलाइड विलयन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में कौन निलंबन है। तो यहाँ पे निलंबन जो हो जाएगा वो हो जाएगा खड़िया का जलीय घोल। अब निलंबन क्या होता है, देखो हेट्रोजीनियस जो मिक्सर है वो 2 प्रकार का है। एक तो होमोजीनियस मिक्सर है जो प्योर सॉल्यूशन हो गया। हेट्रोजीनियस होता है, एक तो कोलाइड होता है और एक होता है निलंबन यानी सस्पेंशन। तो जो निलंबन होते हैं उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमें
उस कोई अगर सॉल्यूशन है, निलंबन का जो सॉल्यूशन है उसमें जो पार्टिकल्स जो विलय होता है उसके पार्टिकल्स बड़े बड़े होते हैं और हमें नेकेड आई से भी, नंगी आंखों से वो दिखाई देते हैं। तो कुल मिला के पूर्ण रूप से वो घुले नहीं होते हैं, वो निलंबित होते हैं उसमें, ठीक है, डिजोल्व नहीं होते कंप्लीटली, वो उसमें निलंबित होते हैं। तो इसलिए इस जो मिक्सर होता है ये, इसको कहा जाता है निलंबन। तो खड़िया का जलीय घोल ये एक निलंबन का उदाहरण है। गोंद का जलीय विलयन ये कोलाइड विलयन का उदाहरण है। मक्खन भी कोलाइड विलयन का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31। आयोडीन और नमक के मिश्रण को किस विधि से पृथक किया जा सकता है? 31 का यहां पे देखो, अब यहां पे है आयोडीन और नमक, आयोडीन प्लस साल्ट। और आयोडीन के बारे में आपको कई बार बता चुका हूं कि ये क्या है, इसमें सब्लिमेशन होता है, ऊर्ध्वपतन होता है, ये डायरेक्ट ठोस से गैस में कन्वर्ट होता है। तो अगर हमारे पास ठोस सॉल्यूशन है किसका, साल्ट का और आयोडीन का, तो उससे अगर हमें आयोडीन को हटाना है तो हमें उसको क्या करना है, सब्लिमेट उसको करना है, ऊर्ध्वपतित उसको करना है, जिससे आयोडीन डायरेक्ट किसमें, गैस में कन्वर्ट होके उड़ जाएगा और वहां पे क्या बचेगा, केवल साल्ट बचेगा। तो आयोडीन और नमक के मिश्रण को किसी विधि से पृथक किया जा सकता है, ऊर्ध्वपतन विधि से। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक अधातु है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, जो अधातु होते हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन इनमें से एक अधातु यानी नॉन मेटल ऐसा है जो विद्युत का भी सुचालक है, तो वो है ग्रेफाइट। कार्बन का अपरूप होता है ग्रेफाइट, और ये क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है, और ये एक प्रकार का नॉन मेटल है, अधातु है। क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में कौन उपधातु है? तो यहाँ पे जर्मेनियम हो जाएगा उपधातु। उपधातु के उदाहरण में आपको यहाँ पे बता दूं, पीरियोडिक टेबल में ये अलग से आपको देखते होंगे। बोरॉन हो गया, सिलिकॉन, तीसरा है जर्मेनियम, चौथा है आर्सेनिक, पांचवा है एंटीमनी, उसके बाद छठा है टेलुरियम, और सातवां है दोस्तों यहाँ पे पोलेनियम। तो ये 7 उपधातु आपको क्या करना है, नोट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 34। कोलाइड के संदर्भ में निम्न में कौन सही नहीं है? कोलाइड एक हेट्रोजीनियस मिक्सर है, तो ये इसका सही है। कण छानने से पृथक नहीं होते हैं, तो यहां पे ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि सूक्ष्म पार्टिकल्स होते हैं जो नेकेड आई से भी हम नहीं देख सकते हैं, तो इनको छानना मुश्किल है। प्रकाश प्रकीर्णन करते हैं, बिल्कुल क्या करते हैं, स्कैटरिंग इसमें पाया जाता है। टिंडल प्रभाव दिखाते हैं। कण नंगी आंखों से देखे जा सकते हैं, नहीं। जिस मिक्सर के कण नंगी आंखों से देखे जा सकते हैं उसे कहा जाता है निलंबन, ठीक है। लेकिन कोलाइड जो मिक्सर होता है उसके कण नंगी आंखों से नहीं देखे जा सकते, तो इसलिए यहाँ पे ये कोलाइड विलयन के संदर्भ में गलत है, सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35। गैसों की संपीडता होती है, तो गैसों की संपीडता क्या होती है, अधिक होती है। 35 का हो जाएगा ए ऑप्शन। संपीडता के आधार पर अगर हम द्रव्य के तीनों फेजों की बात करें तो सबसे कम जो संपीडता होती है वो सॉलिड में होती है, उसके बाद लिक्विड में, और उसके बाद गैस में। जैसे गुब्बारा देखोगे तो उसमें संपीडता बहुत ज्यादा होती है, दबता है फिर फूल जाता है, तो क्योंकि उसमें गैस भरी रहती है। तो गैसों की संपीडता, कॉम्प्रेसिबिलिटी गैसों की अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 36। 20 डिग्री का मान केल्विन स्केल में होगा। 20 डिग्री सेंटीग्रेड का मान केल्विन स्केल में आपको बताना है। अब देखो यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 273 केल्विन। तो अब यहाँ पे 0 डिग्री में हमने +20 किया यानी 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसमें भी +20 आपको करना है यानी 293 केल्विन। तो सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। और फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 0 से आपने 100 किया, तो यहाँ पे इसमें भी 100 जोड़ो, सीधे 373 केल्विन। तो इस प्रकार डिग्री सेंटीग्रेड में और केल्विन तापमान में क्या होता है, ये संबंध होता है।
क्वेश्चन नंबर 37, सम स्थानिकों आइसोटोप के परमाणु संख्या समान किंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं। द्रव्यमान संख्या समान किंतु परमाणु संख्या भिन्न होते हैं। परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दोनों समान या परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दोनों भिन्न होते हैं। तो जो आइसोटोप होते हैं उनके परमाणु संख्या समान होते हैं। आइसोटोप यानी सम स्थानिक, एक ही स्थान पर। अब देखो पीरियोडिक टेबल पे जो एक ही स्थान पर होंगे, तो पीरियोडिक टेबल में जो स्थानों का निर्धारण किया गया है वो एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या के आधार पर किया गया है। तो जो एक स्थान पर पाए जाएंगे यानी उनमें परमाणु संख्या समान होगी, लेकिन उनका जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो भिन्न भिन्न होता है। तो 37 का हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन। अब एग्जाम्पल की बात करें तो हाइड्रोजन के है सबसे महत्वपूर्ण 3 समस्थानिक 1H1, 1H2 और 1H3। तो इसे कहा जाता है प्रोटियम, इसे कहा जाता है ड्यूटेरियम और इसे कहा जाता है ट्राइटियम। अब इनका देखो एटॉमिक नंबर 1 है, इसका भी 1 है, 1 है, यानी इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी है 1 1 1 है। लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या जो यहाँ पे प्रोटियम है इसमें 1 है, इसमें 2 है, ड्यूटेरियम में और ट्राइटियम में कितनी है 3 है। तो अब देखो और जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या होती है। तो इसका जो एटॉमिक मास परमाणु द्रव्यमान है इसका कितना है 2 है, इसका 2 और 1 3 है और इसका कितना है 3 और 1 4 है। तो देखो यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान 2 3 4, लेकिन परमाणु संख्या कितनी है 1 1 1। तो परमाणु संख्या समान होती है आइसोटोप की और परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। किसी परमाणु का K और L कोष भरा है तथा शेष कोष खाली है, परमाणु संख्या क्या है? तो देखो परमाणु का K और L कोष भरा है तथा शेष कोष खाली है। अब देखो पहले K L M N ये 4 कोष होते हैं और इनमें परमाणु यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है इन कोषों में कितनी होती है K L M N। K में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, L में होते हैं 8, M में होते हैं 18 और N में होते हैं 32। अब किसी परमाणु के K और L कोष पूर्ण रूप से भरे हुए हैं, यानी इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से हैं, यानी टोटल ये हो गए 10 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या इक्वल टू एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या। तो इसका परमाणु संख्या क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 38 का हो जाएगा ए ऑप्शन। 39 है परमाणु का नाभिक होता है तो न्यूक्लियस क्या होता है हमेशा धनावेशित होता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 है डाल्टन के अनुसार। तो डाल्टन के अनुसार यहाँ पे एटम इज इनडिविजिबल, परमाणु अविभाज्य है। ये किसने कहा था? ये डाल्टन ने कहा था। ठीक है, क्योंकि उस समय परमाणु के अंदर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन ये सब पाए जाते हैं, इसकी खोज नहीं हुई थी। तो डाल्टन ने कहा था कि जो एलिमेंट का सबसे सूक्ष्म कण होता है वो परमाणु होता है, पदार्थ का सबसे सूक्ष्म कण परमाणु होता है और ये किसी भी प्रकार से क्या नहीं है अविभाज्य नहीं है, इसका विभाजन नहीं हो सकता, सबसे सूक्ष्म कण यही है। लेकिन बाद में जब देखा गया कि परमाणु के अंदर भी अनेक से सूक्ष्म कण है जिन्हें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन कहा जाता है, तो ये डाल्टन के अनुसार था कि परमाणु अविभाज्य है। क्वेश्चन नंबर 41, 18 ग्राम जल में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है? 18 ग्राम जल में ऑक्सीजन की है 16 ग्राम मात्रा, क्योंकि देखो 2 ग्राम होता है हाइड्रोजन और 16 ग्राम होता है जल, 18 ग्राम होता है जल का भार, परमाणु भार। डी ऑप्शन है सही। 14 कार्बन के परमाणु में मूलभूत कणों की कुल संख्या। अब देखो मूलभूत कण कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीनों मूलभूत कण हैं किसी भी परमाणु के। अब 14 कार्बन है यहाँ पे, तो 14 कार्बन, देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर या उसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है यहाँ पे 6। और ये किस कार्बन की बात कर रहा है? ये कार्बन 14 की बात कर रहा है, कार्बन 12 की बात नहीं करता है, क्योंकि कार्बन के भी 2 आइसोटोप हैं, समस्थानिक है, कार्बन 12 और कार्बन 14। तो ये कार्बन 14 की बात कर रहा है, तो इसका मतलब 14 इसका क्या हो जाएगा? परमाणु भार हो जाएगा। अब हमें न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालनी है? परमाणु भार इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। परमाणु भार इसका कितना है? तो इसका है 14। ये ऊपर परमाणु भार दिखाया जाता है और यहाँ पे ये प्रोटॉनों की संख्या या परमाणु क्रमांक दिखाया जाता है। तो यानी 14 इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या कितनी है या एटॉमिक नंबर कितना है? 6 प्लस n। तो
n इक्वल टू हो जाएगा 14 माइनस 6 8। तो न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें 8, 8 इसमें न्यूट्रॉन है और 6 प्रोटॉन है। हमें मूलभूत कारण बताना, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है, तो जितने किसी भी परमाणु में प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन भी पाए जाते हैं। तो यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 6, प्रोटॉन की संख्या है 6, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, और न्यूट्रॉन की संख्या है 8। तो 6 6 12 8 20, तो मूलभूत कणों की कुल संख्या है 20। क्वेश्चन नंबर 43, अल्फा कण किसके समान होते हैं? अल्फा कण होते हैं यहाँ पे, क्योंकि अल्फा कण में 2 धन आवेश पाया जाता है, तो इसलिए ये हीलियम नाभिक के समान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की गंध दूर से ही महसूस होती है, ऐसा किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? अब देखो, गैस की गंध हमेशा दूर तक महसूस होती है, क्योंकि गैस में जो डिफ्यूजन होता है, जो विषम होता है गैस के पार्टिकल में, वो अत्यधिक होता है। तो ऐसा किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? विसरण प्रक्रिया के द्वारा, यानी डिफ्यूजन प्रक्रिया के द्वारा। और गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें विसरण अत्यधिक होता है, किसके मुकाबले? द्रव और ठोस के पार्टिकल के मुकाबले। क्वेश्चन नंबर 45, 2 या अधिक परमाणु से बना सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है, तो वो है अणु। जैसे ऑक्सीजन O+O से मिलकर बना है, और ये O2 बन गया, ये एक अणु हो गया, और अणु अभी स्वतंत्र अवस्था में ये रह सकता है, स्वतंत्र रूप से ये रह सकता है। तो 45 का हो जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में कौन युग्म सम न्यूट्रॉनिक है, यानी जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान है? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो इसका सही आंसर है वो है डी ऑप्शन, कार्बन 14 और ऑक्सीजन 16। अब कार्बन 14 और ऑक्सीजन 16 में न्यूट्रॉनों की संख्या समान कैसे है? यह है कार्बन 14 और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 6 होता है। और ऑक्सीजन की बात करें, ये है ऑक्सीजन 16 और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 8। तो ये 14 इसका परमाणु भार है। तो परमाणु भार बराबर क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या ये है 6, यानी जितना इसका एटॉमिक नंबर है 6, और न्यूट्रॉनों की संख्या ये हो जाएगी 8, क्योंकि तभी जाके ये परमाणु भार निकलेगा 14। ऑक्सीजन में वही है 16 इजकल टू प्रोटॉनों की संख्या 8 प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या 8, तब जाके 16 बना। तो ये न्यूट्रॉन है, ठीक है। अब देखो, ऑक्सीजन 16 में भी 8 न्यूट्रॉन है और कार्बन 14 में भी 8 न्यूट्रॉन है, तो इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 47, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की संयोजकताएं क्रमशः। देखो, सोडियम का जो परमाणु क्रमांक है वो है 11। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। तो इसकी सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। और सबसे बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसे उस परमाणु की संयोजकता कहते हैं। तो सोडियम की संयोजकता है वैलेंसी है 1। मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12। तो क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2। तो सबसे बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी है 2। उसके बाद यहाँ पे ये बात कर रहा है एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13। तो ये 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। तो सबसे बाहरी जो कक्ष है वो है 3s और 3p, और इन दोनों में है 3 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें है 3 संयोजकता, इसकी 2 है और इसकी है 1, 2 और 3। ये वैलेंसी है सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की। वैलेंसी से पिछले साल भी कई क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 48, ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है क्योंकि यह 2 इलेक्ट्रॉन को साझा करता है, बिल्कुल सही। 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर अष्टक बनाता है, बिल्कुल सही। और 2 हाइड्रोजन परमाणु से संयोग कर यौगिक बनाता है। तो ये तीनों यहाँ पे सही साबित हो रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है, तो इसलिए उपर्युक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, एसटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन क्या होता है? तो ये सीधे आपको याद करना है कि एसटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, परमाणु की त्रिज्या किस यूनिट से व्यक्त की जाती है? तो नैनोमीटर से। तो दोस्तों, ये आज 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गए। किस टॉपिक के? ये केमिस्ट्री का टॉपिक है, मैटर, नेचर एंड बिहेवियर। पदार्थ की प्रकृति और इसका प्रकृति कैसी है, इसका बिहेवियर कैसा है, स्वभाव कैसा है।
तो इससे संबंध अभी, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, आपने अगर आपके सिलेबस में आपने देखोगा तो बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसमें अभी 3 या 4 वीडियो और आएंगे 50-50 क्वेश्चनों की। और इसी प्रकार से हम आपको टॉपिक वाइज लगभग सारे क्वेश्चन कराएंगे। आपको प्रत्येक टॉपिक यूनिट के आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग सीधे आगे आगे चलना है और एक एक यूनिट खत्म करते जानी है। और पीछे से हम यहाँ पे आपके लिए MCQ सीरीज यहाँ पे लेके आ रहे हैं। साथ साथ आपके लिए प्रैक्टिस सेट बनाए गए हैं, मॉडल पेपर बनाए गए हैं 1 रो एग्जाम के लिए, और उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी डाले गए हैं। तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।